2017 में ईटानगर के भारतीय स्टेट बैंक में एक बड़े पैमाने पर डकैती हुई। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। और यह घटना सुबह लगभग 8 बजे के करीब हुई, जब बैंक खुलने वाला था और अधिकतर कर्मचारी काम पर पहुंचने ही वाले थे। 4 नकाबपोश अपराधी अचानक बैंक में घुस आए और स्टाफ को बंदी बना लिया। अपराधियों ने बैंक के भीतर कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में लिया और बैंक के लॉकर से लगभग 3 करोड़ रुपये और सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। इस डकैती में किसी भी कर्मचारी का कोई गंभीर शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन यह घटना बैंकिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गई थी। अब पुलिस की जांच की शुरुआत हो जाती है। घटना के तुरंत बाद ईटानगर पुलिस और सीआईडी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें डकैतों के चेहरे पर नकाब था, लेकिन उनके शरीर के आकार और चलने के तरीके से कुछ सुराग मिलने लगे थे। बैंक में अंदरूनी मिलीभगत के भी संकेत थे, क्योंकि डकैतों को बैंक के संरचनात्मक डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। बैंक के सिक्योरिटी अलार्म को ईटानगर में ही एक दिन पहले बंद कर दिया गया था, जो एक गंभीर सुरक्षा चूक को दर्शाता था। पुलिस को संदिग्ध बाइक और आसपास के इलाकों में देखे गए ट्रक का विवरण मिला, जिससे उन्हें अपराधियों के भागने के मार्ग की जानकारी मिली। दीपक ठाकुर बैंक का मैनेजर था और इस डकैती की योजना का अहम हिस्सा था। जांच में यह सामने आया कि दीपक ने ही बैंक के भीतर सुरक्षा व्यवस्था और क्लोज सर्किट कैमरे के स्थान के बारे में अपराधियों को जानकारी दी थी। उसने ही आरिफ अंसारी को इस डकैती के बारे में जानकारी दी और योजना बनाने में मदद की। और जो आरिफ अंसारी था, वो मास्टरमाइंड था। आरिफ अंसारी एक पेशेवर अपराधी था, जो पहले से ही बैंक डकैती और अन्य अपराधों में शामिल था। उसने दीपक ठाकुर की मदद से पूरी योजना बनाई और बैंक के कर्मचारियों को धोखा दिया। आरिफ ने ही बैंक से सुरक्षा की कमजोरियों को देखा और डकैती का मौका लिया। डकैती से पहले आरिफ ने दीपक से मिलकर एक फर्जी व्यवसायी बनकर बैंक में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात की थी, और जिससे वह बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से समझ सके। उन लोगों ने डकैती का तरीका और भागने का जो रूट है उसको डिजाइन किया था। अपराधियों ने नकली ट्रक का इस्तेमाल किया था ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयान के आधार पर कि डकैती के बाद डकैतों ने संदिग्ध बाइक का इस्तेमाल किया था, जिसे ईटानगर के पास एक जंगली इलाके में छोड़ दिया गया था। सुरक्षा गार्ड ने यह सूचना दी थी कि बैंक के पास एक संदिग्ध काले रंग की बाइक देखी गई थी, लेकिन जब पुलिस ने बाइक का अनुसरण किया, उसके पीछे गए बाइक के पीछे, तो वह सुरंग की ओर भागी और नागालैंड की सीमा के पास पाई गई। पुलिस ने बाइक के नंबर प्लेट की जांच की तो पाया कि वह बाइक एक फर्जी नंबर से रजिस्टर्ड था। तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और आत्मविश्वास से भरे हुए दीपक को उसकी गिरफ्तारी की। दीपक की गिरफ्तारी के बाद उसे अपनी सारी जानकारी भी देनी पड़ी दीपक को, क्योंकि पुलिस के कैप्चर में आने के बाद तो देना ही था। आरिफ अंसारी को पुलिस ने नागालैंड सीमा के पास गिरफ्तार किया, जहां पर वह म्यांमार भागने यानी म्यांमार वर्मा
म्यांमार भागने की योजना बना रहा था। बाकी अपराधियों को भी बैंक स्टाफ की मिलीभगत के आधार पर पकड़ा गया। यह डकैती न केवल ईटानगर बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा संदेश था। बैंकिंग सिस्टम में होने वाली सुरक्षा चूक और कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए गए। दीपक ठाकुर के बयान के अनुसार उसने इस डकैती को सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए अंजाम दिया था। पुलिस जांच में भी यह सामने आया कि बैंक के उच्च अधिकारी ने कभी भी कर्मचारियों के कामकाजी हालात को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया था, जिससे दीपक का कदम और भी आसान हो गया था। और दीपक को से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दीपक ने बताया कि वह छुट्टी लेना चाहता था और बैंक वाले उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे, इसीलिए उसने ऐसा किया। क्या यह सच हो सकता है या दीपक के मन की गढ़ी हुई कोई बात होगी ये? फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या एक कमज़ोर बैंकिंग सिस्टम और भ्रष्ट कर्मचारी अपराध को बढ़ावा देते हैं? और मुझे तो लगता है बिल्कुल ही देते हैं। आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।